बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो टॉपिक में डिस्कस किया इक्लेसिया को, इक्लेसिया के साइन सिम्टम को, इक्लेसिया के डायग्नोसिस को, इक्लेसिया के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हमने किया। अब हम इक्लेसिया के मेडिकल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे कि एक पेशेंट हमारे साथ आया है, इक्लेसिया का पेशेंट है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट को हम दो तरीक़ों से करते हैं, एक है सर्जिकल और एक है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत हो, और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जो कि मेडिकल या मेडिसिन से ठीक हो जाए। वो पेशेंट जो कि मेडिसिन से मैनेज हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो जाए, तो उसको हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड, नॉन सर्जिकल ऑप्शन में इंक्लूड है क्या क्या? न्यूमेटिक डायलेशन। न्यूमेटिक डायलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक बैलून के शक्ल में, एक बैलून जो है ना वो इंसर्ट करते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए से, और उसको इंसर्ट करते हैं और वो कहाँ तक ले चलते हैं? एसोफेजियल स्फिंक्टर तक ले चलते हैं, जो कि लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस होता है, वहाँ तक ले चलते हैं, और उसको क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं इस बैलून से। इस बैलून से क्या करते हैं? इस बैलून को वहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या हो जाए? एनलार्ज हो जाए और उसकी ओपनिंग हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूमेटिक डायलेशन। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अ बैलून इज इंसर्टेड बाय एंडोस्कोपी into the center of the esophageal sphincter and inflated to enlarge the opening। यहाँ पे लिखा गया है कि एक बैलून को हम इंसर्ट करते हैं, अंदर ले चलते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए। एंडोस्कोपी के ज़रिए जब एक बैलून को इंसर्ट करे तो वो कहाँ तक ले चलते हैं? एसोफेजियल स्फिंक्टर तक ले चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है एसोफेगस का, वो स्फिंक्टर जहाँ पे रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, और वो क्या वहाँ पे क्या हुआ है? इक्लेसिया हुआ है, यानी रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स नहीं होता। तो उस रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को अब हम ओपन करेंगे ताकि जो रिलैक्सेशन है वो हो जाए। तो वहाँ पे इस बैलून को क्या करते हैं? इस बैलून को हम वहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं, और जब इसको इन्फ्लेट करें तो वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो क्या हो जाता है? जो स्फिंक्टर है वो एनलार्ज हो जाता है और स्फिंक्टर का ओपनिंग हो जाता है। This patient procedure may need to be repeated if the esophageal sphincter doesn't stay open। अगर esophageal sphincter open नहीं हुआ तो ये प्रोसेस इस पेशेंट को दोबारा करेंगे। और ये पेशेंट क्या है? आउट पेशेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो पेशेंट होता है जो कि आफ्टर सर्जरी 1 डे के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए क्या करे? एडमिट करे, ताकि उसको देखा जाए कि इसकी जो ऑपरेशन हुआ है या जो सर्जरी हुआ है क्या वो कामयाब हुई है या नहीं, मतलब वो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं या नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं? इन पेशेंट यानी पेशेंट को क्या करते हैं? एडमिट करते हैं आफ्टर सर्जरी। आउट पेशेंट वो पेशेंट होता है जिसका ऑपरेशन या जिसका सर्जरी हो जाए और उसको क्या करे? उसको एडमिट ना करे, डायरेक्ट ही उसको डिस्चार्ज करे। तो उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर सर्जरी जिस पेशेंट को डायरेक्ट डिस्चार्ज करे तो उसको हम कहते हैं आउट पेशेंट। तो ये पेशेंट क्या है? आउट पेशेंट प्रोसीजर है। ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब जैसे ही हो जाए तो डायरेक्ट है पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। मे नीड टू बी रिपीटेड, और इसकी में भी रिपीटेड हो जा सकती है, मतलब अगर ये ठीक नहीं हुआ, ये पेशेंट एक बार ठीक नहीं हुआ तो इसको रिपीट करना पड़ेगा। इफ द एसोफेजियल स्फिंक्टर डजंट स्टे ओपन, अगर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं हुआ एक बार से तो क्या करना पड़ेगा? इसको रिपीट करना पड़ेगा। नियरली 1/3 ऑफ people treated with balloon dilation need repeat treatment within 5 years। ज़्यादातर 1/3 ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि ट्रीट हो जाते हैं किस चीज़ से? बैलून डायलेशन से, मतलब इसका जो नीड है वो पूरा हो जाता है 1/3 लोगों के
जो ट्रीटमेंट है वो बैलून डायलेशन से हो जाता है, और बाद में क्या करता है, आफ्टर 5 ईयर इसको रिपीट करना पड़ता है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड सिडेशन, और इस प्रोसीजर को करने के लिए सिडेशन की ज़रूरत होती है। यानी जो पेशेंट बैलून डायलेशन करता है या जो न्यूमेटिक डायलेशन करता है, तो न्यूमेटिक डायलेशन करता है तो उसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत करनी पड़ती है, मतलब पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ती है। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है बोटॉक्स। बोटॉक्स ये एक टाइप का इंजेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया होती है, बोटॉक्स बोटुलियम बैक्टीरिया। बोटुलियम बैक्टीरिया की टॉक्सिन से ये इंजेक्शन बनता है, यानी उसका जो टॉक्सिन होता है, उसके जो टॉक्सिसिटी होती है उसको थोड़ा कम करते हैं, और ये क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, ताकि जो क्या है, ताकि जो एक्लीसिया है उसकी ओपनिंग हो जाए, ताकि जो मसल्स कंट्रैक्ट हुए हैं उसके जो रिलैक्सेशन है वो इससे हो जाती है। और ये इंजेक्शन किस चीज़ से बनते हैं, ये इंजेक्शन एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम बोटुलियम बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी टॉक्सिन से बनती है, और ये टाइप ए टॉक्सिन होती है। ये नीडल या ये इंजेक्शन जो है ना, ये ज़्यादातर लोग रिंकल को क्लियर करने के लिए, जब एज ज़्यादा हो जाए और फेस पे या स्किन पे जो रिंकल आ जाए तो उसको, उस रिंकल को ख़त्म करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं, मतलब ब्यूटी के लिए भी ये यूज़ होती है, ये इंजेक्शन यूज़ होती है। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। This muscles relaxant can be injected directly into the esophageal sphincter. इस मसल्स को डायरेक्ट ही इंजेक्ट करते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर में, और ये भी एंडोस्कोपिक के ज़रिए ही, इस नीडल को एंडोस्कोपी के ज़रिए क्या करते हैं, एसोफेजियल स्फिंक्टर को तक ले चलता है इस नीडल को, और वहाँ ये इसको इंजेक्ट करते हैं। और ये एंडोस्कोपिक के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है एंडोस्कोपी के ज़रिए, इसमें एक कैमरे के ज़रिए हमें दिखाई देता है कि नीडल कहाँ तक पहुँच गया, और जब नीडल एसोफेजियल स्फिंक्टर के तरफ या एसोफेजियल स्फिंक्टर में पहुँच जाता है तो वहाँ पे इसको इंजेक्ट करता है। द इंजेक्शन में नीड टू बी रिपीटेड, एंड इस इंजेक्शन को भी रिपीट करना पड़ता है। And repeat injection may make it more difficult to perform surgery later if needed. अगर जो मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, इस इंजेक्शन के लगाने के बाद सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो इस इंजेक्शन को पहले नहीं लगाते, पहले जो बैलून का हमने प्रोसेस बताया तो उस प्रोसेस को पहले अप्लाई करता है। अगर उस प्रोसेस से पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, और ये इंजेक्शन बहुत ख़तरनाक भी होता है क्योंकि टॉक्सिन से बना होता है, और एक बार अगर ये इंजेक्शन लग गया तो फिर आफ्टर इस इंजेक्शन के अगर डिफ़िकल्टी आई भी तो इसके बाद सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता जाता है, मतलब फिर सर्जरी, अगर ज़रूरत सर्जरी की पड़ी भी तो सर्जरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। Botox is generally recommended only for people who aren't good candidate for pneumatic dilation or surgery due to age or overall health. बोटॉक्स उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं वो लोग जो कि गुड कैंडिडेट ना हो, मतलब गुड कैंडिडेट ना हो किस चीज़ के लिए, न्यूमेटिक डायलेशन के लिए। वो लोग जो कि न्यूमेटिक डायलेशन उसके लिए गुड ना हो, वो कैंडिडेट जिसके लिए न्यूमेटिक डायलेशन डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए न्यूमेटिक डायलेशन से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो उसके लिए बोटॉक्स को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और दूसरे उन लोगों के लिए जो एजड हो, बहुत ज़्यादा एजड लोगों के लिए भी क्या करते हैं, एज के मुताबिक भी फिर बोटॉक्स रिकमेंड करते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन तो इसलिए बताया है कि वो लोग जो सर्जरी नहीं कर सकते, मतलब एज उसकी ज़्यादा हो, या वो लोग जो कि गुड कैंडिडेट ना हो न्यूमेटिक डायलेशन के लिए, तो उसके लिए बोटॉक्स को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन टिपिकली डू नॉट लास्ट मोर देन 6 मंथ। बोटॉक्स इंजेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो 6 मंथ तक रहता है, और 6 मंथ के बाद फिर इसको क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, मतलब 6 मंथ तक इसका काम होता है। A strong improvement from injection of Botox may help confirm a diagnosis of achalasia. यहाँ पे बताया गया है कि जो
एक्लेसिया का पेशेंट होता है तो हमने बताया कि एक एक्लेसिया होती है और एक गर्ड्स होती है। तो गर्ड्स और एक्लेसिया के दरमियान जो कन्फ्यूजन होता है तो उसको भी क्लियर करता है ये इंजेक्शन। मतलब ये इंजेक्शन हमें कंफर्म करता है कि इस पेशेंट को एक्लेसिया हुआ था या नहीं, क्योंकि इस इंजेक्शन से क्या होता है, बहुत जल्द ही जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर मसल्स रिलैक्स हुए, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग या डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन नहीं आया पेशेंट को इसके बाद, तो क्या होता है, हमें कंफर्म होता है कि इस पेशेंट को क्या था, एक्लेसिया था। तो ये इंजेक्शन हम दो मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक मकसद के लिए और दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट के लिए। तो ये हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे मेडिकेशन, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है मेडिकल मैनेजमेंट का। नॉन सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसमें थर्ड स्टेप क्या होगा, मेडिकेशन होगा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने एक बैलून का प्रोसेस पढ़ा जिसको हम न्यूमेटिक डायलेशन कहते हैं। फिर हमने बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में पढ़ा। अगर इन दोनों के ज़रिए ये जो कंडीशन है ये ट्रीट नहीं हुआ तो फिर हम आते हैं मेडिकेशन के तरफ। मेडिकेशन में क्या होता है, मेडिकेशन में ऐसे मेडिकेशन शामिल हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या करना है, इस मेडिकेशन को हम ट्रीटमेंट के लिए तब यूज़ करते हैं जब बोटॉक्स और जो न्यूमेटिक प्रोसेस है वो दोनों काम ना करे, तो तब हम मेडिकेशन की तरफ आते हैं। इसके मेडिकेशन में कौन कौन से मेडिकेशन शामिल है, योर डॉक्टर माइट सजेस्ट muscles relaxants such as nitroglycerin, nitrostat और निफिडिफिन, जो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोकार्डिया भी कहते हैं, बिफोर ईटिंग। योर डॉक्टर माइट सजेस्ट, आपके डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं, जो कि मेडिकेशन है उसको रिकमेंड करते हैं मसल्स रिलैक्सेंट के लिए, जिसमें शामिल है नाइट्रोग्लाइसरीन, जिसका जो ब्रांड नेम है वो है नाइट्रोस्टेट, और निफिडिफिन जिसका जो ब्रांड नेम है वो है प्रोकार्डिया। और प्रोकार्डिया का दूसरा ब्रांड नेम क्या है, प्रोकार्डिया का दूसरा ब्रांड नेम है एडिलेट। तो ये जो मेडिकेशन हमने जिसका नाम बताया, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ होते हैं मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। इसमें जो फर्स्ट वन है नाइट्रोग्लाइसरीन, जिसको हम नाइट्रोस्टेट भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोस्टेट जो है ना, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मतलब स्मूथ मसल्स की जो रिलैक्सेशन करते हैं वो नाइट्रोग्लाइसरीन या नाइट्रोस्टेट का फंक्शन होता है। और जो दूसरा मेडिकेशन हमने बताया निफिडिफिन या फ्रोकार्डिया, जिसको हम एडिलेट भी कह सकते हैं, तो इसका मकसद या इसका जो फंक्शन होता है वो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये क्यों करते हैं ब्लॉक, क्योंकि कैल्शियम का जो मेन मकसद होता है या कैल्शियम का जो काम होता है या कैल्शियम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का मेन मकसद या मेन काम ये होता है कि ये मसल्स को कंट्रैक्ट रखते हैं। मसल्स के कंट्रैक्शन में के कंट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना कैल्शियम का काम है। तो इस वजह से खुराक से या हमारे बॉडी के ब्लड से, हमारी बॉडी से जो कैल्शियम के जितनी भी चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं प्रोकार्डिया या निफिडिफिन, इसका ये काम होता है। तो ये दोनों मेडिकेशन क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है वो रिकमेंड करते हैं इस एक्लेसिया में पेशेंट को, जब बोटॉक्स से या न्यूमेटिक से काम नहीं हुआ पेशेंट का, तो तब ये रिकमेंड करते हैं। दीज मेडिकेशन हैव लिमिटेड ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड सेवेयर साइड इफ़ेक्ट्स। इस मेडिकेशन के लिमिटेड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स है लेकिन सेवेयर साइड इफ़ेक्ट्स है, मतलब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो भी लिमिटेड है, मतलब ये सिर्फ एक्लेसिया के लिए यूज़ हो सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके
इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम बात करें, जो हमने बताया कि फ्रुकार्डिया है जिसको हम निफिडिफिन कहते हैं, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें आते हैं फास्ट हार्ट बीट जिसको हम ट्रिकोकार्डिया भी कह सकते हैं, डिजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन आते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। मेडिकेशन आर जनरली कंसिडर्ड ओनली इफ़ यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर न्यूमेटिक डायलेशन और सर्जरी एंड बोटॉक्स हैजंट हेल्प। ये मेडिकेशन तब रिकमेंड करते हैं जब कैंडिडेट जो है ना वो न्यूमेटिक डायलेशन के भी लायक ना हो, सर्जरी के भी लायक ना हो, एंड बोटॉक्स भी उस पर मतलब उसका कोई मदद ना कर सके, हेल्प ना कर सके, तब ये मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं। दिस टाइप ऑफ थेरापी इज़ रेयरली इंडिकेटेड। ये मेडिकेशन या ये थेरापी बहुत कम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर पेशेंट को, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं हुआ और पेशेंट जो है ना उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं और सर्जरी करते हैं। सर्जिकल ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट एक्लेसिया इंक्लूड सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेसिया में इंक्लूड होता है क्या क्या। द फर्स्ट वन हीलर मायोटमी है। हीलर मायोटमी का मतलब है कि कटिंग ऑफ मसल्स, यानी मसल्स को कट करते हैं। एक्लेसिया में मसल्स को कट करते हैं इस सर्जरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, हीलर मायोटमी कहते हैं। और हीलर का नाम दिया गया है जो साइंटिस्ट था उसका नाम, जो सर्जन था जिसने फर्स्ट टाइम हीलर मायोटमी की थी, जो सर्जरी की थी, तो उस सर्जन का नाम था अर्नेस्ट हीलर। अर्नेस्ट हीलर का जो नेम था उससे हीलर कोड आया, और मायोटमी इस सर्जरी में मसल्स की कटिंग हुई तो इसका नाम इस वजह से दिया गया। और ये सर्जरी फर्स्ट टाइम 1913 को हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। The surgeon cut the muscles at the lower end of the esophageal sphincter to allow food to pass more easily into the stomach. इसमें ऐसा करते हैं कि जो सर्जन होता है वो कट करते हैं मसल्स को, वो मसल जो कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में प्रेजेंट होते हैं, तो इस मसल्स को कट करते हैं ताकि जो फूड है वो इजीली पास हो जाए, कहाँ तक, स्टमक तक चला जाए। यानी जो एक्लेसिया था, जहाँ पे एक्लेसिया हुआ था, जो मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हुए थे और रिलैक्स नहीं हुए थे, तो उस मसल्स को अब कट करते हैं। और जब उस मसल्स को कट करते हैं तो उस वहाँ पे जो फूड प्रेजेंट होता है तो वो इजीली क्या होता है, अलाउ करते हैं, इजीली पास होते हैं स्टमक तक। द प्रोसीजर कैन बी डन नॉन इन्विजिबली। इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, नॉन इन्विजिबली भी हो सकता है। मतलब पहले इसको पहले ये इन्विजिबली होता था, अब एडवांस लेवल आ गया है इस प्रोसीजर में, जिसको लेप्रोस्कोपिक हीलर मायोटमी कहते हैं। और ये प्रोसीजर जो है ना ये नॉन इन्विजिबली होता है। Some people who have a Heeler myotomy may later develop gastroesophageal reflex disorder. ज़्यादातर लोग जो हीलर मायोटमी करते थे, मतलब एडवांस लेवल नहीं आया था इस सर्जरी का, तो हीलर मायोटमी करते थे। जब हीलर मायोटमी करते थे तो उसमें बाद में डेवलप होता था क्या, गर्ड्स डिजीज़। गर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होता है कि जो स्टमक होता है उससे क्या आते हैं, जो कि पिछले टॉपिक लेक्चर में हमने बताया था कि स्टमक से जो एसिड होते हैं वो माउथ की तरफ कम बैक आते हैं, तो उसको हम गर्ड्स डिजीज़ कहते हैं, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, द अवॉइड, तो ये बाद में क्या होता था, डेवलप होता था, लेटर डेवलप होता था हीलर मायोटमी में। इसको अवॉइड करने के लिए फिर जो मॉडर्न प्रोसीजर आया तो उसको कहते हैं फंडुप्लिकेशन कहते हैं उस प्रोसीजर को, टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम विद गर्ड्स। अगर गर्ड्स को अवॉइड करना था, फ्यूचर में उस प्रॉब्लम से अवॉइड होना था, तो इसके लिए एक प्रोसीजर आया जिसको कहते हैं फंडुप्लिकेशन। फंडुप्लिकेशन का नाम कहाँ से लिया गया है, फ्लिकेशन मीन नकल बनाना, कॉपी करना या कॉपी बनाना, एंड फंडो मीन फंडस में। तो इस प्रोसीजर में ऐसा होता था कि फंडस पे एक क्या बनाता था, एक डुप्लीकेट
स्पेंक्टर बनाता था, ताकि उस स्पेंक्टर का काम फिर ये होता था कि जो गर्ड्स होता था, मतलब जो स्टमक से कम बैक ऑफ एसिड होता था, तो उसको क्या करता था, उसको रिफ्लेक्स कर देता था, मतलब उसको रोकता था और वो माउथ तक नहीं आने देता था उसे। तो इसके लिए फिर ये प्रोसेस डेवलप हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, पंडुप्लिकेशन कहते थे, माइट बी परफॉर्म कहते हैं might be performed at the same time as a healer myotomy। और ये प्रोसीजर जो है, ये पंडुप्लिकेशन जो है, ये हीलर मायोटमी के साथ ही होता है, मतलब उस टाइम पे ही ये करता है। डायरेक्ट ही इन्वेसिव प्रोसेस होता है। पहले क्या करता है, हीलर मायोटमी करता है, मतलब मसल्स को काटते हैं और फिर वहाँ पे डायरेक्ट ही एंडोस्कोपी के ज़रिए उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है और इस कैमरे के ज़रिए एक स्क्रीन पे ये दोनों कनेक्ट होता है, तो उस स्क्रीन के ज़रिए हमें पता चलता है कि अंदर क्या करना है। तो पहले क्या करता है, हीलर मायोटमी करता है, मसल्स को कट करते हैं और फिर पंडुप्लिकेशन करते हैं, यानी वहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्पेंक्टर लगाता है, आर्टिफिशियल या कॉपी बनाता है। किस चीज़ का, फंडस में एक कॉपी बनाता है, एक स्पेंक्टर बनाता है। और इसका जो मेन मकसद होता है तो ये होता है कि गर्ड्स डिजीज़ बाद में जो होता था, बाद में जो डेवलप होता था गर्ड डिजीज़ यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, तो उससे बचने के लिए ये बनाता है फिर, ताकि कम बैक ऑफ एसिड न हो जाए। In punduplication, the surgeon wraps the top of your stomach around the lower esophagus to create an anti-reflex wall, preventing acid from coming back into the esophagus. Punduplication is usually done with a minimally invasive लेट्रोस्कोपिक प्रोसीजर। और ये जो पंडुप्लिकेशन होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, जो कि हमने बताया कि ये एक स्टमक के टॉप पे एक क्या बनाता है, एक रैप बनाता है, मतलब एक स्पेंक्टर बनाता है। और स्पेंक्टर का काम ये होता है कि लोअर एसोफेजियस के जो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, जो एसिड होते हैं, उसको कम बैक करने से, यानी गर्ड्स के प्रिवेंट करने से क्या बनाता है, उस स्पेंक्टर को बनाता है, ताकि जो गर्ड्स होता है वो बाद में फ्यूचर में गर्ड्स न आ सके, मतलब गर्ड्स न बन सके, गर्ड्स डेवलप न हो जाए। Punduplication is usually done with a minimally invasive laparoscopic procedure। और पंडुप्लिकेशन को भी ये भी इन्वेसिव होता है, इन्वेसिव ही करता है लेप्रोस्कोपिक के साथ ही, मतलब जो हमने बताया कि हीलर मायोटमी के साथ ही क्या करता है, पंडुप्लिकेशन दोनों इकट्ठे करते हैं एट अ टाइम। मायोटमी, जिसको हम पोएम भी कह सकते हैं, POEM, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी क्या है। पर ओरल मतलब ओरल के ज़रिए क्या करेंगे, एंडोस्कोपी को जो कैमरा होता है उसको इंसर्ट करेंगे बाय माउथ, और माउथ के ज़रिए फिर थ्रोट के पास करेंगे, थ्रोट से पास करेंगे कहाँ तक, जो एसोफेगस है उस स्पेंक्टर तक ले चलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं इसको कि इसमें क्या है। इन द पोएम फॉर ओरल एंडोस्कोपिक myotomy procedure, the surgeon uses an endoscopic inserted through your mouth and down your throat to create an incision in the inside lining of your esophagus। पोएम में ऐसे करते हैं कि जो सर्जन होते हैं वो यूज़ करते हैं एंडोस्कोप्स इंसर्ट्स, मतलब एंडोस्कोप्स को यूज़ करते हैं। एंडोस्कोप को कैसे इंसर्ट करते हैं, एंडोस्कोप को बाय माउथ इंसर्ट करते हैं, योर माउथ के ज़रिए इंसर्ट करते हैं थ्रोट तक, और थ्रोट से पास करते हैं फिर कहाँ तक, एसोफेगस तक, लाइनिंग ऑफ एसोफेगस तक इंसर्ट करते हैं। और वहाँ पे जो हीलर मायोटमी है उस प्रोसेस को करते हैं, लेकिन जस्ट कट द मसल्स करते हैं, सारे कटिंग ऑफ मसल्स नहीं करते। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मायोटमी है उसको कटिंग करते हैं, उस
वो मसल्स की कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक कट लगाता है मसल्स की, ताकि जो स्फिंक्टर है वो खुल जाए और खुराक उससे पास हो जाए, बस उसको फिर ख़त्म नहीं करते हैं, उसकी पूरी कटिंग नहीं करते। Then, as in a hilar myotomy, the surgeon cut the muscle at the lower end of the esophageal sphincter. और फिर क्या करते हैं, हाइलर मायोटोमी करते हैं, यानी जो सर्जन होता है वो वहाँ पे उस मसल्स में एक कट लगाता है और क्या करते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में जो मसल्स होते हैं उसमें एक कट लगाता है। सम पेशेंट हु हैव अ poem may also be combined with are followed by later fundoplication to help prevent GERD. Some patients who have a poem and develop GERDs after the procedure are treated with daily oral medication. पोएम जो है ना, इसमें भी बाद में क्या आ सकती है, GERDs डिजीज़ आ सकती है, मतलब जो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर था या डिजीज़ था वो बाद में आ सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लेटर सम डेज बाद क्या करते हैं, पंडुप्लिकेशन करते हैं। और अगर फिर भी ये डेवलप हुआ, सम पेशेंट हु हैव अ पोएम एंड डेवलप GERDs, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पोएम हुआ है और क्या करते हैं, उसमें डेवलप होता है GERDs, तो उसको फिर क्या करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, यानी डेली मेडिकेशन उसको देते हैं और डेली मेडिकेशन से उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आता है, अब नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, डिस्पेजिया मतलब डिफिकल्टी एंड स्वॉलिंग रिलेटेड टू एपेरिस्टोलिसिस की वजह से क्या हो सकती है, डिफिकल्टी एंड स्वॉलिंग हो सकती है, क्योंकि पेरिस्टोलिक मोमेंट नहीं होता, जो खुराक है वो स्टमक तक नहीं चलता और खुराक जो है ना वो एसोफेगस में स्टोर होता है, तो इस वजह से डिस्पेजिया अकर हो सकती है। Backflow of food related to narrowing of esophageal hiatus. Esophageal hiatus narrow हुआ है। esophageal hiatus क्या है, वो ओपनिंग जो कि स्टमक और एसोफेगस के बीच में है, उस ओपनिंग को esophageal hiatus कहते हैं। और esophageal hiatus जो है ना वो नैरो हुआ है, तो इसकी वजह से अब खुराक की बैक फ्लो हो रही है, क्योंकि खुराक जो है ना वो एंटर नहीं हो रही है स्टमक में, तो इस वजह से खुराक वापस आ रही है माउथ में। हार्ट बर्न रिलेटेड टू रिफ्लेक्स ऑफ फूड की रिफ्लेक्स की वजह से दिल का जलना भी महसूस होता है। ये एक्चुअली दिल का जलना नहीं होता, बल्कि ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें ही जलन आती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा दिल जल रहा है। पेन रिलेटेड टू स्पेज़म ऑफ द एसोफेजियल मसल्स, एसोफेजियल मसल्स की स्पेज़म की वजह से पेन हमें महसूस होता है। या एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू डिजीज़, और डिजीज़ जो है ना ये एंजाइटी इस डिज़ीज़ के रिलेटेबल, मतलब हम सोचते हैं कि हमें क्या डिज़ीज़ हुआ है, तो उसके रिलेटेड हमें स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब नर्सिंग इंटरवेंशन कैसे करेंगे, एक एक्लेसिया के पेशेंट को बिफोर मील टाइम प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रेस्ट पीरियड। मील टाइम से पहले, बिफोर मील टाइम के बिफोर क्या करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट पीरियड देंगे पेशेंट को, उसको एक रेस्ट पीरियड प्रोवाइड करेंगे कि आप अब रेस्ट करें। प्रोवाइड ओरल केयर बिफोर फीडिंग से पहले, खुराक करने से पहले ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे, माउथ वॉश वगैरह करेंगे। क्लीन एंड इंसर्ट डेंचर बिफोर ईच मील, और जो डेंचर होते हैं, आर्टिफिशियल दांत जो होते हैं, आर्टिफिशियल टीथ जो होते हैं, उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे इंसर्ट करने से पहले बिफोर मील। फ्लैश सक्शन इक्विपमेंट एट बेड साइड पे सक्शन इक्विपमेंट, सक्शन मशीन वगैरह, सक्शन जो भी मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी सामान वगैरह होता है, तो उसको क्या करना है, बेड के साइड पे ही रखना है, क्योंकि अगर बेड के साइड पे वो मौजूद ना था और इस टाइम पे एस्पायरेशन हो गया, मतलब जो खुराक है वो इस रेस्पायरेटरी ट्रैक में चला गया, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी ब्रीथिंग में रुकावट आ सकती है और कभी कभार तो पेशेंट का मतलब डेथ भी कास हो सकती है, पेशेंट को डेथ भी कास हो सकती है।
तो सक्शनिंग के लिए जो भी नीडेड है उसको क्या करना है, वहाँ पे प्लेस करना है, बेड साइड पे प्लेस करना है। मेंटेन द पेशेंट इन हाई पोलर्स पोजीशन, जो पेशेंट होता है उसको हमेशा पोलर पोजीशन, हाई पोलर पोजीशन में रखना है, क्योंकि और पोलर पोजीशन ये सिटिंग पोजीशन होता है, तो सिटिंग पोजीशन में है पेशेंट को रखना है, क्योंकि इससे ये होता है कि उसका जो विद द हेड फ्लेक्स स्लाइटली फॉरवर्ड ड्यूरिंग मील, अगर जो हेड होता है उसको क्या करना है ड्यूरिंग मील, उसको स्लाइटली फ्लेक्स्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब खुराक करता है तो इससे अगर इसका पोजीशन फॉल आउट पे ना हो तो इससे ये होता है कि इंस्पायरेशन हो सकती है, यानी खुराक जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जा सकती है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग, ईटिंग के दरमियान पेशेंट को चाहिए कि वो बातें न करे। प्रोवाइड वर्बल ट्यूनिंग एज नीडेड, और अगर ज़रूरत हो बात करने की तो उसे क्या करना चाहिए, इशारों में ही समझाना चाहिए, मतलब उसको बताना है कि इशारों में ही बात करें। Encourage high calories diet that involve all food groups as appropriated, उसे हाई कैलोरी देना है, हाई कैलोरी फूड देना है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ना उसमें उसको डिफ़िकल्टी इन स्वालो होता है, तो वो खुराक नहीं लेता है, तो जब खुराक नहीं लेता है तो उससे उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, उसकी वेट लॉस हो जाती है, तो उसे हाई कैलोरी डाइट इन्वॉल्व करना है खुराक में। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में। अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से अवॉइड करना है पेशेंट को। मिल्क से क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम केसीन कहते हैं, और केसीन की जो ब्रेकडाउन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी की ज़रूरत होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट। और जब हमारी स्टमक जो है ना वो उस दौरान ज़्यादा एसिड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एसिड की वजह से हमारी स्टमक की बैक फ्लो हो सकती है, और वो बैक फ्लो जो है ना वो इस दौरान हमारे लिए बहुत मतलब उस दौरान बैक जो एसिडिटी है उस दौरान वो क्या है, अच्छा, तो उसके ब्रेकडाउन के लिए जो स्टमक का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना चाहिए, और उस टाइम पे हमारी स्टमक तक खुराक नहीं चलती, तो क्या करना है, मिल्क वगैरह से अवॉइड करना है पेशेंट को। इफ़ ओरल इनटेक इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ओरल इनटेक पॉसिबल नहीं है तो दिन क्या करना है, आपने इनएडिक्वेट इनिशिएट अल्टरनेटिव फीडिंग, तो क्या करना है, अगर ओरल इनटेक वो नहीं ले सकता तो आपने अल्टरनेटिव फीडिंग प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल नेज़ोगैस्ट्रिक, यानी जो नोज से एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, स्टमक तक ले चलते हैं, तो उसके ज़रिए फिर फीडिंग करना है, या गैस्ट्रोस्टोमी के ज़रिए, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग भी हो सकती है, या हाइपर एलिमिनेशन का मतलब है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, तो ये आप लोगों ने फिर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। Keep patient in an upright position for 30 to 45 minutes after a meal. मील करने से पहले, खुराक लेने से पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए, आफ्टर मीलिंग पेशेंट को 30 to 45 मिनट अपराइट पोजीशन पे रखना है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एस्पायरेशन, आपने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को एस्पायरेशन तो नहीं हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई मटेरियल, खुराक का मटेरियल तो नहीं चला गया है। एंड नमूनिया, और नमूनिया को भी ऑब्जर्व करना है। अस्कल्टेट लंग साउंड आफ्टर फीडिंग, क्या करना है, खुराक के बाद लंग साउंड को भी चेक करना है, अस्कल्टेट करना है, साउंड को भी सुनना है। नोट न्यू क्रैकल्स एंड वीजिंग, आपने क्या करना है, उसकी जो मतलब जो साउंड होती है लंग्स की, तो उसको क्या करना है, नोट करना है, मतलब न्यू क्रैकल्स वगैरह तो नहीं आए हैं या वीजिंग तो नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको नोट करना है। एंड नोट एलिवेटेड टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी चेक करना है। नोटिफाई फिजिशियन एज नीडेड, अगर कोई वेजिंग वगैरह हो या नमूनिया आपको लगे कि नमूनिया हुआ है या एस्पायरेटरी हुआ है, तो
एस्पायरेशन हुआ है तो आपने क्या करना है, फिजिशियन को क्या करना है, फिजिशियन को बुलाना है या फिजिशियन को दिखाना है पेशेंट को। वेट पेशेंट वीकली, वेट पेशेंट वीकली पेशेंट का वेट चेक करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि पेशेंट के जो वेट है उसमें कितनी कमी आ रही है या वो कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा जो कलीसिया का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट GI डिसीज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में या न्यू वीडियो में बताऊँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह।